हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। सीटेट, रीट, यूपी टेट एंड एकलव्य के लिए। ये पार्ट 13 है। इसमें आज मैं 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर्स। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों को बताना। दूसरा है, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। तीसरा है, टू मेजर टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, यह तय करना कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए। चौथा है, टू डायग्नोज द रेमेडी डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, सीखने में अंतराल का निदान और उपचार करना। तो असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है त्रुटियों को बताना, नहीं ना ही ये है उद्देश्य कि उनकी उपलब्धि को मापना है या ये तय करना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य, सारा उद्देश्य है, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, मतलब सीखने में जो अंतराल है, जो दिक्कत हो रही है, जो गैप हो जा रहा है किसी बच्चे को सीखने में, लर्निंग जिसकी सफ़र कर रही है, उस गैप क्यों हो रहा है, क्यों उसको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, इसका निदान करना, इसका उपचार करना और इसका निदान करना ही इसका असेसमेंट का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को सीखने में जहाँ भी डिफिकल्टी हो रही है उसको जानना और उसका निदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा जो है, शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो इसके लिए उनको किस स्कूल में भेजना है, किस तरह का ये, मतलब विकलांग बच्चों को एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, एक इंटीग्रेटेड है। इसमें क्या है कि विकलांग बच्चों को एक रेगुलर स्कूल में, नियमित स्कूल में रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नियमित स्कूल। तो एकीकृत शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को एकीकृत स्कूल का उद्देश्य है बच्चों को नियमित स्कूल में भेजना। ठीक है, तो नियमित स्कूल क्या होता है? मतलब जो इंटीग्रेटेड स्कूल का मतलब है कि बच्चों में सेग्रीगेशन नहीं करना, किसी तरह का सेग्रीगेशन नहीं होना। मतलब कोई भी स्कूल जो कि जिसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इसे हम एकीकृत शिक्षा केंद्र कहते हैं। तो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग कभी कभी एक साथ इसको यूज करते हैं। तो एकीकृत शिक्षा शैक्षिक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी जो डिसेबल्ड बच्चा है, कोई भी विकलांग बच्चा है, तो उसे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करना, स्पेशल चाइल्ड को भी समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाना, जिसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि इन बच्चों को सभी बच्चों के साथ पढ़ने से, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने से इनमें क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और ये अपनी अपंगता को भूलकर और नॉर्मल बच्चों के साथ रहने से
के मनोबल बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर होंगे, उन्हें ज़्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, इसलिए से इन्हें स्पेशल क्लास या ओपन स्कूल में नहीं भेजकर, ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी में नहीं भेजकर रेगुलर बच्चों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था ही एकीकृत शिक्षा है। Which of the following is not a sign of reading difficulty among young learners? निम्नलिखित में से कौन युवा शिक्षार्थियों में पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं करता है? लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, तो अक्षर और शब्द पहचान, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, पढ़ने की गति और प्रवाह, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, शब्दों और विचारों को समझना, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, वर्तनी स्थिरता। तो मतलब इन सब में पढ़ने में कठिनाई का संकेत कहाँ पर हो सकता है? जहाँ पर लेटर और वर्ड के रिकॉग्निशन में दिक्कत होगी तो पढ़ने में दिक्कत है। स्पीड और फ्लुएंसी में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ने में कठिनाई ये दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज को समझने में, विचारों को समझने में, ये पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं ना है। इसमें तो वर्ड्स और विचार को किसी का सुन के समझना और वर्ड कोई बोल रहा है उसको समझना, और स्पेलिंग कंसिस्टेंसी भी पढ़ने, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में कठिनाई को बता रही है, तीनों चीज़ें। लेकिन ये जो पॉइंट 3 है ये पढ़ने में कठिनाई को नहीं बता रहा है, इसलिए इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड पूछे नॉट ए साइन। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हुआ 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? इसमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन क्या होता है? जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया गया और उसके बाद जब हम उसका यूनिट टेस्ट लेते हैं और उससे बच्चे के मतलब अंडरस्टैंडिंग को हम जज करते हैं या देखते हैं कि जो पढ़ाया गया, जो यूनिट पढ़ाया गया उसमें बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है, वो यूनिट टेस्ट लेने से, क्लास टेस्ट लेने से पता चलता है। तो इसलिए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में असाइनमेंट के द्वारा भी पता चल सकता है, ओरल क्वेश्चंस के द्वारा, क्विज और गेम्स के प्रश्नोत्तरी या खेल के द्वारा भी। लेकिन टर्म टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का अप्रोप्रिएट उपकरण नहीं है, इसलिए इसको यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, टर्म टेस्ट नहीं होता है। टर्म टेस्ट समेटिव असेसमेंट का एक पार्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग? लर्निंग के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एरर्स made by children indicate that no learning has taken place. बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां यह बताती हैं कि कोई सीख नहीं हुई है। Learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for the learners. Learning कहाँ संभव है? ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। मतलब जहाँ बच्चों को इमोशनली पॉजिटिव का मतलब जहाँ डांट फटकार नहीं मिल रही है, जहाँ पर उनको डिमोरलाइज नहीं किया जा रहा है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। सीखने के किसी भी स्तर पर भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। लर्निंग यहाँ अधिगम लिखने से ज्यादा सही होगा। लर्निंग इज फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी। सीखना मौलिक रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तो अब हमको ये समझना है कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज होता है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये कैसे होता है? प्रैक्टिस से होता है, एक्सपीरियंस से होता है। तो लर्निंग क्या है? बिहेवियर में चेंज है। ये चेंज कैसे आता है? तो प्रैक्टिस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, ग्रोथ से आता है, मैच्योरेशन से आता है। और ये लर्निंग क्या है कि
जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। इसके अलावा लर्निंग के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो है, ये जो भी चेंज लाता है वो परमानेंट लाता है। तो ये क्या है कि हम एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं ताकि हमें नया ज्ञान प्राप्त हो सके। तो लर्निंग क्या है, सीखना ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ पर हम इमोशनली पॉजिटिव होते हैं और जहाँ पर हमें भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक वातावरण मिलता है, तभी लर्निंग होती है। लर्निंग प्रभावशाली होती है, प्रभावी होती है जब हमें सही वातावरण, इफेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, इमोशनली पॉजिटिव और सेटिस्फैक्ट्री हो। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। मनुष्य का विकास जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। तो वो आधारित होता है, उसमें से कौन सा, 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। पहला है कंटिन्यूटी, दूसरा है सीक्वेंशियलिटी अनुक्रमिकता, निरंतरता, जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट, रिवर्सिबल प्रतिवर्ती। अब इस हमें देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये हमारा विकास होता है। तो मानव विकास में कंटिन्यूटी है, निरंतरता होती है, अनुक्रमिकता होती है, सीक्वेंस वाइज विकास होता है, पहले मतलब सेंटर से ऊपर की ओर, सिर से पैर की ओर, इस तरह का विकास होता है, जनरल टू स्पेसिफिक विकास होता है। लेकिन हमारा विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है, कभी भी हम विपरीत विकास नहीं करते हैं, मतलब। तो हम इसलिए इसका आंसर होगा कि विकास कभी भी हमारा जो है वो उल्टा नहीं जाता है, रिवर्स नहीं होता है, रिवर्सिबल विकास नहीं होता है, विकास हमेशा आगे की ओर होता है। तो ये तीनों प्रिंसिपल हैं, मानव विकास के सिद्धांत हैं, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्टता, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्सिबल डेवलपमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग for student to get better insight in subject is are। एक छात्र के लिए विषय में बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? द नोट्स गिवन बाय द सब्जेक्ट टीचर इन द क्लास। कक्षा में जो नोट्स दिया गया वो, या डिस्कशन फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड हेल्ड बाय द स्टूडेंट फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक अंडर द रेफरेंस। या ऐसा कि जो भी कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ाई हो रही है, जिस सब्जेक्ट पे पढ़ाई हो रही है, उसके विभिन्न पहलुओं को समझने के, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को उसके समझने के लिए टीचर के द्वारा किया गया डिस्कशन और छात्रों, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो चर्चा की गई वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्कशन मेथड सबसे अच्छा है पढ़ाने का तरीका जिसमें सभी छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी छात्र उसमें भाग लेते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं और टीचर सबका सुनते हैं और टीचर फिर जिनका गलत होता है उनको सही बताते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का। ये द सोर्स मटेरियल टीचर के द्वारा अरेंज किया गया, ये सब चीज़ें नहीं है, द स्कॉलरशिप ऑफ द टीचर नहीं। इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, छात्र का पार्टिसिपेशन होता है, डिस्कशन फैसिलिटेटेड जो दूसरा नंबर पॉइंट है, जिसमें उसमें छात्रों की गतिविधियां होती है, छात्र उसमें शरीक होते हैं, खुद अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो क्या जो है वो करके सीखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो इसलिए ये सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शुड अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज curricular experiences are incomplete without some supplements। पाठ्यचर्या के अनुभव पूरक के बिना अधूरे हैं। The interplay of curricular and co-curricular experiences give a better insight into the content and context। पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या के अनुभवों की परस्पर क्रिया से
क्रिया सामग्री और उसके संदर्भ में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एवरीबडी वांट्स को करिकुलर एक्टिविटीज दिस डेज। हर कोई इन दिनों सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां चाहता है। को करिकुलर एक्टिविटीज मेक द स्कूल्स प्रोग्राम अट्रैक्टिव। पाठ्य सहगामी गतिविधियां विद्यालय के कार्यक्रम को अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाती है। ऐसा नहीं, क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, वो क्लासरूम से बाहर की एक्टिविटीज होती है, स्कूल के अंदर और क्लासरूम के बाहर होती है। और वो क्या करते हैं, एकेडमिक करिकुलम जो होता है उसमें मदद करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये एक्टिविटीज जो होते हैं ना, स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह के गुण पैदा करते हैं। और ये बच्चों में मिलकर काम करने का, कोऑपरेशन और लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज़ें पैदा करते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, एकेडमिक करिकुलम, माने पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ स्कूल लाइफ में होती है उसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों का क्या होता है कि मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, और उसके बाद वो बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं ताकि वो उनकी भागीदारी क्रियाओं में, बहुत सारी क्रियाओं में हो, उनकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका स्पेशल स्किल बढ़ता है, पब्लिक स्पीकिंग जैसे स्पेशल स्किल में पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ता है। इसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो एक्सप्रेशन का स्किल्स बढ़ता है, एक्सटेम्पर, रेसिटेशन, डिबेट, ये सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेने से वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके विचारों का फ्लो बढ़ता है। उसके अलावा वो ग्रुप डिस्कशंस और इसके अलावा क्राफ्ट कंपटीशन इत्यादि सब चीज़ें जो हैं उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या जो दोनों के अनुभव से बच्चों को बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय। मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय क्या, रिवार्ड, रिप्रूफ, नॉलेज ऑफ रिजल्ट और इंसेंटिव। इनाम, फटकार, परिणाम का ज्ञान या प्रोत्साहन नहीं। मोटिवेशन हमेशा क्या होता है कि रिवार्ड से फॉलोड होता है। रिवार्ड मतलब प्रेरणा को बढ़ाने के लिए रिवार्ड होना चाहिए, क्योंकि लोग प्रेरित होते हैं किसी भी काम करने के लिए या तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, जिसको कहते हैं अंदर की प्रेरणा होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक अंतः प्रेरणा जिसको कहते हैं, अंतः प्रेरणा। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो इंटरनल जो डिजायर या अंतः प्रेरणा होती है बच्चों में, वो होता है कि आत्मसंतुष्टि के लिए, और एक्सट्रिंसिक जो होता है उसके लिए वो रिवार्ड, एक्सटर्नल रिवार्ड्स से वो मोटिवेटेड होते हैं। तो कहता है कि मोटिवेशन जो है ना वो बच्चों में कैसे आता है, तो उनको रिवॉर्ड्स मिलता है, और ये अच्छा बच्चा बनने का या रिवार्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बड़ाई के फॉर्म में या फिर कोई रिकग्निशन के फॉर्म में। तो इसलिए मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय रिवार्ड। अगर इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड देना चाहिए ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें कार्य करने के लिए। अब ये आपका टीचिंग प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, ये टीचर को कैसा होना चाहिए इस चीज़ को आपको बताना है कि यू आर टीचिंग इन योर क्लास, अपने क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ योर सेशन, अब आपका क्लास ख़त्म होने वाला है, आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, और आपकी कक्षा में एक बच्चा आता है लेट और आपका परमिशन चाहता है क्लास में एंटर करने के लिए। तो आप एक अच्छे टीचर के होने के नाते आप क्या करेंगे, हालांकि उस बच्चे का लास्ट में आने से उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, दूसरा बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो लेट आ रहा है बच्चा, अगर हमेशा लेट आता है तब तो उसके साथ
कुछ कड़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी समय कोई एक बच्चा किसी वजह से आ गया लेट, तो आप क्या करेंगे? तो एक अच्छे टीचर के रूप में आप उसको क्लास में तो एंटर करने देंगे और उससे उसका कारण पूछेंगे कि क्यों उसे देर हुई। तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे। एक गुड टीचर नॉट परमिट दैट चाइल्ड एज इट मेक्स लिटिल सेंस ऑफ कमिंग सो लेट, इसकी बच्चे को अनुमति न दें क्योंकि कक्षा में इतनी देर से आने का कोई मतलब नहीं। ऐसा आपको नहीं करना है। टीचर को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग, कि ये हमेशा सकारात्मक हो। शिक्षक के रूप में आपका व्यवहार सकारात्मक है, क्योंकि आप चाइल्ड के फैसिलिटेटर हैं, आप फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैं। गेट अनॉयड एज यू आर डिस्टर्ब, नो, कभी नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। आस्क द चाइल्ड टू एक्सप्लेन हिज और हर पोजीशन बिफोर यू टेक एंड अप्रोप्रिएट, उचित निर्णय से पहले बच्चे से उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहें। नहीं, इसका आंसर यही होगा कि उसको अलाउ करें और कारण पूछें। कक्षा समाप्त होने पर इतनी देर, मतलब उस समय तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे, सारे क्लास के सामने बच्चे को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, ना कुछ उसको डांटेंगे। आप उसको अलाउ कर देंगे, क्लास में बैठ जाएगा। जब क्लास खत्म होगा तो उससे बुलाकर उससे पूछें आपके क्या कारण है। अगर कारण जेन्युइन है तब तो ठीक है, अगर कोई कारण ऐसा लगे आपको कि जेन्युइन नहीं है, तब आप उसको समझा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप उस बच्चे को कभी भी एनॉयड होकर डांट कर सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। हर बच्चे का रेस्पेक्ट होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। तो एज ए गुड टीचर यू हैव टू बिहेव ऑलवेज पॉजिटिवली, सो always take care while answering such questions. Thank you.